जी तो आज हमने पाँचवा सबसे पहले हमारे पास कुछ डेबिट साइड पे अमाउंट्स गिवन है और कुछ क्रेडिट साइड पे, जो कि हम लेजर के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था वैसे ही है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, उनको अपनी आसानी के लिए यहाँ पे आईलो सॉरी हमने एक एब्रीवेशन बनाया है, ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंसेस, आई फॉर इनकम, और इसके साथ साथ ओ ई फॉर ऑनर्स इक्विटी, एल फॉर लाइबिलिटी। तो इस तरह हमने इनके लिए क्या कर दिए हैं जी, एब्रीवेशन आगे लिख दिए हैं। ई जहाँ पे लिखा हुआ सारे आपके पास एक्सपेंस है, जहाँ पे आई लिखा हुआ ये इनकम है, और यहाँ पे एल और लिखा हुआ है वो लाइबिलिटी है, और जहाँ पे इसका आगे ए लिखा हुआ ये एसेट्स हैं। इनकम और एक्सपेंसेस आपके पास आएंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द नेम ही जेन से निकल गया मेरे, चैलेंज में देख के 1 मिनट बता देता हूँ आपको क्या नेम था उसका। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसी तरह से, अदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट जी, क्या है जी, प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हमारे पास इसका दूसरा नेम है। तो इसमें आएंगे, और ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट का इनकम स्टेटमेंट में, और बैलेंस शीट के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा, एसेट इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। लेकिन बेसिक फार्मूला ये है, बेसिक आइडियालॉजी यही है, इसी के ऊपर हम आगे हम इसको मूव करते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या कर लेना, मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक सबसे नीचे दिया गया है। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या चीज़ है जी, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आपका दो चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। एक तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सवाल ये पैदा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या चीज़, जिसके लिए हम ये उसमें जाएगा क्या कहते हैं, बैलेंस शीट के अंदर भी इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ करंट एसेट के तौर पे ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है करंट एसेट क्या और फिक्स्ड एसेट क्या है, ये आगे चल के हमें इसके जवाब मिल जाने हैं, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, इनकी डिटेल है आगे, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस 6.1 दी गई है, देख सकते हैं आप, हमारे पास क्या किया हुआ है जी, हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है। इनकम स्टेटमेंट का बेसिक फार्मूला जो बेसिक आइडियालॉजी है उसके मुताबिक हम चलें। इनकम के आप नीचे देख सकते हैं कॉलम के अंदर, या हम देख सकते हैं टेबल में जो खाना है उसका बनाया गया है, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स से हमें कितना इनकम हासिल हुई, उसके बाद रेंट इनकम, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल इनकम आ गई है 41,600। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, तमाम एक्सपेंसेस जिस टाइप का भी एक्सपेंस था वो हमने लिख लिया है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 18,540। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने जब फाइंड आउट किया है तो उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया हुआ है, यानी कि ये स्टॉक अभी हमारे पास मौजूद है, सेल नहीं हुआ। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे ताकि ये एक्सपेंस में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जी ये बाकी तमाम एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है, इसको हमने लेस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को अगर इनकम में से लेस कर दिया जाए तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। ये तब आएगा जब एक्सपेंसेस कम हो, इनकम ज़्यादा हो। अगर इनकम कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट लॉस आएगा। उसके बाद बैलेंस शीट है जी, ऑन द इनकम स्टेटमेंट हम बनाते होते हैं फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड, इस बात को नहीं भूलना। 1 मिनट प्लीज़, मैं आ रहा हूँ। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को, तो इनकम स्टेटमेंट क्या करते हैं हम, फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि एक पीरियड की बनाते हैं, एक पूरा हम इसकी ओपनिंग टाइम भी होगा और इसका क्लोजिंग टाइम, यानी कि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट यहाँ पे होगी। तो यानी कि एक पीरियड, फॉर एग्जांपल हम एक मंथ की बना रहे हैं, हम एक क्वार्टर की बना रहे हैं, क्वार्टर में 3 मंथ्स, और ये भी हो सकता है कि हम 6 मंथ्स की बना रहे हैं या 1 ईयर की बना रहे हैं। और उसके बाद बैलेंस शीट हमारे पास क्या होती है, बैलेंस शीट हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग डेट पे बनाते हैं। आमतौर पर जो क्लोजिंग डेट होती है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की, रिपोर्टिंग पीरियड की, उस डेट को बनाई जाती है। वरना हम इसे भी कह सकते हैं कि हम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बनाते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछी जाती हैं। तो एसेट्स में देखते हैं हमारे पास क्या है जी, डेटर्स है, स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है जी 9,960 रुपीज़ का,
तो क्लोजिंग स्टॉक को हम करंट एसेट के तौर पे लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर है, उसके बाद मशीनरी है, लैंड है, ये हमारे पास एसेट्स हैं। हम टोटल एसेट्स को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे टोटल कर लिया। उसके बाद कैपिटल है, हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम ऐड कर रहे हैं। हमने ड्राइंग्स भी कुछ गिवन थी, तो ड्राइंग्स को हम लेस करते होते हैं कैपिटल में से, ऑन इक्विटी के अंदर लेस करते हैं। तो हम इसमें वो लेस किया है, तो हमारे पास 58,620 रुपीज़ के हमारे पास क्या आ गई हैं, ऑन इक्विटी आ गई। लाइबिलिटीज़ को हम देखें तो लाइबिलिटीज़ एक ही जस्ट गिवन थी हमारे पास, क्रेडिटर्स की शक्ल में, ये देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को फिर वहीं से तो इसको हमने यहाँ पे पॉइंट रिटर्न लिख दिया। एक मिनट, टोटल देख सकते हैं दोनों साइज़ का अगर टोटल किया जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, 63,870 रुपीज़ आ रहा है। तो क्या आ रहा है जी, द कॉस्ट एक्सपायर्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ईयर रिपोर्टेड एज एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। हमारे पास क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है, अभी तक वो जो एक्सपायर नहीं हुआ। तो जो एक्सपायर हो जाए उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, जो एक्सपायर ना उसको हम एसेट के तौर पे लेते हैं जी। नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर द टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस एब्रीवेशन दे रहा है हमारे पास फिनेंशियल स्टेटमेंट का। कह रहे हैं ये अकाउंटिंग इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड टू दीज कंपोनेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करती है जी, यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड करती है इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट क्या है, ये आपके पास शो हो रहा है। सबसे पहले एंटिटी का नेम लिखा जाएगा, उसके बाद हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है जी, हम रिपोर्टिंग पीरियड लिखेंगे, किस रिपोर्टिंग पीरियड के लिए बना रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, इसके लिए हम बना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास अमाउंट्स के लिए दो कॉलम होंगे, एक ग्रॉस अमाउंट के लिए, एक नेट अमाउंट के लिए। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, जितनी रेवेन्यू है, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने लेस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज, और जो आपके पास पिछले साल का बचा हुआ था, यानी फॉर एग्जांपल 2008 में जो कुछ बचा हुआ था और 2009 के लिए क्या है जी, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। तो इसी तरह ये ओपनिंग और उस परचेज, जो इस साल कुछ आपने जो भी परचेज़ की गुड्स, वो आपके पास परचेज में आ जाएंगी। और रिपोर्टिंग डेट को जो कुछ बचा पड़ा है वो आपके पास क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग और परचेजेस को आपने जमा करना होगा और क्लोजिंग स्टॉक को उसमें से लेस करेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने लेस करना होगा किस में से, सेल्स रेवेन्यू में से। जब इसको में से लेस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी जिसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखें जी, हमने हर पोर्शन को डिवाइड करते जा रहे हैं, मज़ीद एलेबोरेट करते जा रहे हैं, तो डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या देखा था, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिंपल आप कह सकते हैं कि भी आप तमाम अक़साम के आप एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेकिन जब डिटेल में देखते हैं, जब एक एक पॉइंट को देखेंगे तो हमारे पास मज़ीद तफसील सामने आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया जी। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब लेस हो जाते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस इनकम भी कह सकते हैं। अदर इनकम फिर ऐड की जाती है इसके अंदर, अगर अदर इनकम हो तो ऐड किए करेंगे, ना हो तो नहीं करेंगे। तो तब हमारे पास क्या होगा, अगर हो तो फिर हमारे पास जो आने वाली अमाउंट है वो बनने वाली, वो क्या कहलाएगी, नेट प्रॉफिट। अगर अदर इनकम ना हो तो हमारे पास ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही क्या बन जाता है, नेट प्रॉफिट बन जाता है जी। ये फॉर्मेट कुछ हमने डिस्कस किया, इसकी समझ आई आप लोगों को जी। तो इसके आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देख, ये कुछ चीज़ें हमें बताएगी, पहले इनको हम देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज़ है जी, कह रहे हैं ऑल्दो द परचेजेज अकाउंट इज़ एन अकाउंटिंग हेड दैट बिलोंग्स टू द मेन हेड एक्सपेंसेस, बट all the goods purchased are rarely sold out in the year of purchase. It is adjusted with opening and closing stock. क्या करते हैं जी, आप यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ें आप एक साल में परचेज़ करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसी साल सेल आउट हो जाएं, सब कुछ बिक जाए। क्या होता है, कुछ बच जाता है, फिर कुछ आप नया लेते हैं। जो कुछ बचा होता है वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है,
और पिछले साल के लिए जो करंट ईयर होता है उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग और जो इस साल परचेज़ किया होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। हम इसको एडिशनल परचेजेस भी कहते हैं, जस्ट परचेजेस भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो नया परचेज़ किया है, जो पीछे बचा हुआ है पिछले साल का, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं नए साल के लिए, तो उसको जमा करेंगे, उसको ऐड करेंगे, उसमें से जो करंट ईयर का बचा हुआ है उसको लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। यदि इतनी अमाउंट की गुड्स हमने बेच दी हैं, या जो गुड्स हम बेच चुके हैं, जो सेल की हैं, उनकी कॉस्ट ये है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट शोज पोटेंशियल ऑफ द एंटिटी टू मीट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड। क्या होगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या करता है, ये शो करता है कि क्या इतनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है इस बिजनेस के पास, इतनी पोटेंशियल है कि जो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इसको मीट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब एक जैसा कि हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे रेलवे की। अब रेलवे या पीआईई की हम एग्जांपल लें तो क्या होता है, उनका ग्रॉस प्रॉफिट तो है पड़ा, लेकिन क्या उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, क्या होता है कि वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में ही ग्रॉस प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है और उसके साथ क्या होता है, उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ हमारे पास। इसी तरह एक बिज़नेस में क्या हो, उसका ग्रॉस प्रॉफिट तो हो लेकिन उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा हो कि वो ग्रॉस प्रॉफिट कन्वर्ट ना हो सके किसके अंदर, नेट प्रॉफिट में। जी नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे पास ऑपरेटिंग कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे पास दो टाइप के एक्सपेंसेस हैं जी। कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और उसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। दीज आर सबट्रैक्टेड फ्राम द ग्रॉस प्रॉफिट टू असरटेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। क्या करेंगे जी, हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इन एक्सपेंसेस को हम लेस करेंगे। ठीक है जी। अगर हमें इस तरह से क्लियरली बता दिया गया हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, हम जस्ट इन्हीं नेम के साथ वहाँ पे पुट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं बताया गया, जैसा कि हमारे पास हमें एक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है मुख्तलिफ टाइप्स के ये एक्सपेंसेस के नाम से, एडवर्टीज़मेंट का एक्सपेंस है, बैड एड्स है, ये वो वगैरह, ये सब चीज़ें, तो हमने ये देखना होगा सेलिंग एंड मार्केटिंग में कौन सा जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन सा जाएगा। अगर ये पॉइंट हमें गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज़ हम जस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ऐड देंगे और नीचे एक्सपेंसेस को हम राइट डाउन करके और उनका टोटल करके उसमें से लेस कर देंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। दीज आर इनकर्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, यानी कि बिज़नेस के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को, बिज़नेस के जो इंतज़ामी मामलात को चलाने वाले जो जितने भी हमारे पास एक्सपेंस आएंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहलाते हैं। सेलिंग एंड मार्केटिंग, जो कुछ हमारे पास एक्सपेंस इंकर्ड होते हैं सेल्स को प्रमोट करने के लिए, हम चाहते हैं हमारी सेल्स बढ़ जाए, वो क्या कहलाएंगे जी, हमारे पास सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। आगे जी हमारे पास अदर इनकम क्या है, दीज आर द नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब कि बिज़नेस के ऑपरेशन से हमें हासिल नहीं हो रही, हमें किसी और ज़रिए से हासिल हो रही है, किसी और मीन्स से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हासिल कर रहे हैं इनकम को। नेट प्रॉफिट क्या चीज़ है जी, इट इज़ द प्रॉफिट दैट मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी वांट्स टू नो थ्रू इनकम स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू टेक सर्टन इकोनॉमिक डिसीजन। बेसिकली क्या होता है कि बिज़नेस का जो मालिक है, ये बिज़नेस के मालिकान जो हैं वो क्या देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट कितना होगा, हमें हमारी जेब में क्या आएगा। ठीक है, हमारी जेब में क्या कुछ आएगा, तो कहाँ से उन्हें पता चलेगा, उन्हें नेट प्रॉफिट से पता चलेगा। वो नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है, नेट प्रॉफिट के ऊपर उनके डिसीजंस जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। कौन कौन से इकोनॉमिक डिसीजंस उन्होंने आने वाले वक्तों के लिए लेने हैं, आने वाले जो फ्यूचर पीरियड है उसके लिए लेने हैं, कि बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, कहीं पे किसी को ब्रांच न्यू लगानी है उसने, या फिर इस बिज़नेस में से इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी है, जो भी ये इकोनॉमिक डिसीजन उन्होंने लेना है वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या दी गई हैं जी, मैचिंग प्रिंसिपल इज़ द बेस प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या चीज़ है हमारे पास, मैचिंग प्रिंसिपल ये है कि हमने जिस अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस और इनकम उन्हीं के एक उसी में से हमने मीट करने हैं।
यानी कि उसी में से आपस में सेट ऑफ करने हैं, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस उसी अकाउंटिंग पीरियड के इनकम में से हमने क्या करने हैं, सेट ऑफ करने हैं, इस निकालने हैं। ठीक है, कभी क्यों कि हमें एक्चुअल में पता चल सके इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें क्या फ़ायदा हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है जी। कॉस्ट दैट एक्सपायर्स इज़ एक्सपेंस, जो कॉस्ट एक्सपायर हो जाए वो क्या बन जाती है, एक्सपेंस बन जाती है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। सबसे पहले हमारे पास के एंटिटीज़ नेम आएगा, उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद हम क्या कर लेंगे, उसके नीचे लिखा गया है एज एट 31 दिसंबर 2009। अगर हम यही बात जाके देखें, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट में देखना चाहें तो इनकम स्टेटमेंट में क्या है जी, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। क्या मतलब, ये एक रिपोर्टिंग पीरियड के लिए बनेगा, वो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो इस बात को जहन में रखना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले हमने एसेट्स की हम लिस्ट बनाएंगे। एसेट्स में हमारे पास फिक्स एसेट्स आएंगे। फिक्स्ड एसेट्स को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास फिक्स्ड एसेट में हमारे पास क्या है जी, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। उसके बाद करंट एसेट्स हमारे पास कौन से हैं, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स हैं, बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है। और उसके बाद ऑनर इक्विटी हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है, ऑनर इक्विटी एंड बैलेंस शीट का। ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हम देख लिए, जहाँ पे कैश इन हैंड के बाद लास्ट में आपके पास एक पैरेलल लाइन लगाई गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक टोटल कॉलम जो हमारे पास नेट अमाउंट का कॉलम है, उसमें हमने क्या किया, इसको वहाँ पे देखिए दो पैरेलल लाइन लगाई गई। दो पैरेलल लाइन लगाने का मकसद ये है कि जहाँ पे जो ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहा था, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे फिनिश कर दिया गया, नई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट। ऑन इक्विटी में सबसे पहले कैपिटल है, उसके बाद हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को। अगर लॉस होगा तो यहाँ पे लेस आ जाएगा, और ड्राइंग भी हम लेस करते होते हैं, तो यहाँ पे हम लेस कर दिया गया। अगर जो चीज़ हमने लेस करनी है उसको हमने क्या करना होगा, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, पैराथेसिस के अंदर लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, लॉन्ग टर्म लोन लिखने हैं, जो हमने आमतौर पर 5 से 10 साल के अंदर पे करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक है, फाइनेंस लीज लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास आ जाती है, फिर क्रेडिटर्स आ जाएगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स। इनको जैसे कि ये आपको बताया गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन लगा के इसकी अमाउंट को टोटल यहाँ पे किया गया है लाइबिलिटीज़ में, फिर इसी तरह से यहाँ पे भी किया गया, और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे इस टोटल करके यहाँ पे नेट अमाउंट निकाली गई है। तो ये दो पैरेलल लाइंस फिर यहाँ पे लगाई नहीं है कि यहाँ पे ये ऑपरेशंस एंड हो गए हैं इस वाले के भी। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मेट है एक बैलेंस शीट का। नोट्स क्या है जी, फिक्स्ड एसेट्स क्या चीज़ होती हैं, these are the assets that are held for use in production of goods and services or delivery of goods services for renting to others or for administrative purpose। फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट्स हैं जो बिज़नेस में रखे जाते हैं। ये बिज़नेस में इसलिए होते हैं कि उनसे प्रोडक्शन की जा सके, किसकी, गुड्स और सर्विस की, और गुड्स और सर्विस की डिलीवरी की जा सके, और या दूसरों को रेंट पे दिया जा सके, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकें। ये तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल आ गया। ये क्यों रखे जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स है क्या चीज़। हमारे पास एसेट की बेसिक में हम चले जाएं तो हमारे पास दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास इनटेंजिबल एसेट। फिर टेंजिबल में हमारे पास फिर उसकी टाइप्स हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। और टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, जिनका फिज़िकल वजूद हो, जिनको हम अपने 5 कॉमन जो हमारे पास हिस्सेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, उनके साथ हम उनको महसूस कर सकें। अब कैश है, कैश को आप देख सकते हैं, उसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको सूंघ सकते हैं। आप इसी तरह से बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आप बाकी जो सेंसेस हैं उनके साथ भी आप उसको इस्तेमाल करते हुए उसको उसके वजूद को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फिज़िकल जिनका वजूद होता है, और वो क्या होते हैं हमारे पास फिक्स एसेट आए। अब उसके बाद एक और भी है हमारे पास करंट एसेट्स।
ये करंट एसेट कौन से होते हैं? ये एसेट आपके पास एसेट होते हैं जो विद इन नेक्स्ट 12 मंथ यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड में ये कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकें। These are the assets that are held for trading purpose, means stock for selling purpose, and are expected, क्या आ रहा है जी, are expected to be recovered in cash in next 12 months, debtors and are the cash in hand and cash at bank। ये हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स हैं। तो टेंजिबल एसेट में दो आ जाते हैं, कौन कौन सा जी, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो करंट एसेट कौन से हमारे पास, जिनको हम नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकें, और इनका बेसिक पर्पज़ क्या होता है जी, ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। और आपसे यहाँ पे एमसीक्यूज़ की शक्ल में कुछ पूछा जाए तो फिक्स एसेट में क्या होगा, ये हेल्ड रखे जाते हैं प्रोडक्शन के लिए और डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, जबकि करंट एसेट किस लिए होते हैं, फॉर ट्रेडिंग पर्पज़, इनका ट्रेडिंग पर्पज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट में कौन कौन से एसेट आएंगे, स्टॉक आ जाएगा और उसके बाद कैश आ जाएगा और उसके बाद डेटर्स आ जाएंगे, और ये सब आपके पास ये रिसीवेबल जिसको हम बोलते हैं, ये करंट एसेट के अंदर आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी क्या चीज़ है जी? ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास क्या, हम पढ़ भी चुके हैं, जो ऑनर बिजनेस में जो कुछ भी लेकर आता है वो ऑनर्स इक्विटी कहलाता है, उसका स्टेक, ऑनर्स का स्टेक या ऑनर्स का क्लेम बिजनेस के अंदर ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड आल्सो द नेट प्रॉफिट एंड या जनरेटेड बाय एंटिटी, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट। ऑनर्स इक्विटी हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो कैपिटल है उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करते हैं, लॉस हुआ है तो उसको लेस करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसके अंदर और ड्राइंग्स को लेस करेंगे, तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी की अमाउंट आ जाएगी। लॉन्ग टर्म लोन क्या है जी? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन द एंटिटी दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड आफ्टर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे क्या बताया रहा है जी, एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा टाइम में आपने जो अपनी ऑब्लिगेशंस, जो कि फ़ाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको आपने सेटल करना है, वो क्या कहलाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म लोन कहलाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन आमतौर पर 5 साल से 10 साल के लिए होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं जी, लोन जो बिज़नेस किसी दूसरे पर्सन से अदर देन द ऑनर्स बारो करता है, और जो भी अमाउंट बारो करता है वो आपके पास क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। या फिर कोई एसेट परचेज करता है उधार के ऊपर तो लॉन्ग टर्म लोन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपने एक नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर पे करनी। जैसे कि हम करंट एसेट थे वैसे ही हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो, करंट लाइबिलिटीज़ में ये आ जाएगा आपने पे करनी होती हैं। दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑन द एंटिटी दैट आर पेएबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि आपने नेक्स्ट जो आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है विद इन 12 मंथ का, इसके अंदर आपने इसको पे बैक करना है जी। स्टूडेंट्स, इसमें इनमें से जो हमने पॉइंट्स या नोट्स अभी पढ़े हैं, किसी बात की समझ ना आई हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जी किसी और पर्सन को भाई कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस हवाले से, कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा हो तो काइंडली पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी? डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट इज़ मस्ट, यानी कि आपको करंट एसेट का और फिक्स एसेट्स का पता होना चाहिए। जस्ट आप सिंपली एक उसके ऊपर क्या करेंगे, गूगल के ऊपर सर्च करें लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, तो आपके पास फिक्स एसेट्स की लंबी लिस्ट आ जाएगी। करंट एसेट तो उनको आप जहन में बिठा लें, ठीक है, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद लाइबिलिटीज़, अगर कोई उसमें से कोई बात आपको कंफ्यूज करे तो आप उसको तो मुझसे आप शेयर कर लें, तो मैं आपको उसकी क्या कहते हैं तफसील से बता दूंगा। लाइबिलिटीज़ शुड आल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ये भी आपको पता होना चाहिए, आप इनमें फ़र्क करना जान सकें। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आर करंट लाइबिलिटीज़, ठीक हो गया जी। प्रैक्टिस इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम 6.1 आएगा जी, प्रीपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, इस ट्रायल बैलेंस में हम देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, चीज़ों को मार्क कर लिया।
ठीक है, मार्क कैसे कर लिया, ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंस और आई फॉर इनकम, एल फॉर लाइबिलिटी एंड ओ ई फॉर ऑनर्स इक्विटी हमारे पास। ठीक है, तो कॉन्ट्रा अकाउंट के लिए हमने क्या लिखा, कैपिटल भी लिखी, वो भी आपको मेंशन है। बैड डेट्स एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, टेलीफोन बिल एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, रिपेयर्स आपका एक्सपेंस है, सेल्स रेवेन्यू आपकी इनकम है, परचेजेस आपके पास एक्सपेंस हैं और सैलरीज एंड वेजेस आपके पास एक्सपेंस हैं, मशीनरी एसेट है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, डेटर्स आपके पास एसेट हैं, फर्नीचर आपके पास एसेट है, लैंड आपके पास एसेट है, ड्राइंग्स आपके पास क्या है, कॉन्ट्रा टू कैपिटल है, रेंट इनकम आपके पास अदर इनकम में आ जाएगी, कैपिटल ऑन इक्विटी। अब आप लोगों ने यहाँ से ये मुझे बताना है यहाँ पे करंट एसेट्स कौन से हैं इसके अंदर से और आपके पास फिक्स्ड एसेट कौन से हैं। जी कौन कौन बताएगा इसमें से, और देख सकते हैं उनके अमाउंट्स, उनके जो हमारे पास जो चीज़ अकाउंटिंग है डेबिट्स हैं उनकी डेबिट में दी गई है और जो क्रेडिट वाले हैं उनकी क्रेडिट में दी गई है। क्रेडिट में हमारे पास कौन कौन से हैं, सिर्फ 4 हैं। कौन कौन से जी, एक तो सेल्स रेवेन्यू है, दूसरे नंबर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, क्रेडिटर का आ गया, और थर्ड नंबर में हमारे पास क्या आ रहा है जी, रेंटल इनकम है, और फोर्थ वन ऑनर्स इक्विटी हमारे पास, यानी कैपिटल में सब पॉइंट हमारे पास आया हुआ है। बाकी सब क्या है जी हमारे पास डेबिट वाले हैं। जी स्टूडेंट्स कौन बताएगा, ज़रा जल्दी से बताएं प्लीज़, यहाँ पे करंट एसेट कौन से हैं। सर यहाँ फिक्स एसेट में हमारे पास एक मशीनरी और फर्नीचर, लैंड, और जो है करंट एसेट में इसमें हमारे पास डेटर, ठीक है, डेटर्स आ गए। ठीक हो गया। ये मशीनरी, लैंड और फर्नीचर जो आपने बताई ये किस में आ जाएंगे, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएंगे, इनको टेंजिबल एसेट भी बोला जाता है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी किस में आएगा, आपका करंट एसेट के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास गिवन है जी, हम देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, सेल्स हमने लिखा हुआ है, सेल्स भी लिख सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने, इससे पहले भी क्या होता है, बस एंटिटीज़ नेम गिवन है, एंटिटीज़ का नेम, उसके बाद हमने कौन सी स्टेटमेंट बना रही है वो लिखा है जी, उसके बाद हमने किस पीरियड के लिए बना रहे हैं वो भी लिखा है। ये हम क्या बनाते होते हैं, इनकम स्टेटमेंट किसी पीरियड के लिए बनाते होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए। तो सेल में से हमने 40,600 की अमाउंट ली, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, तो हमारे पास 18,540 की अमाउंट है, इसको हमने लेस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 22,660 की अमाउंट हमारे पास आ गई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तमाम की तमाम एक्सपेंसेस हमने लिख देने हैं क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है यहाँ पे भी, ये क्या डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो बैड डेट्स, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी, रिपेयर्स, सैलरीज एंड वेजेस, ये हमने सब इकट्ठे किए, तो हमारे पास कितने आ गए जी, ये हमारे पास अमाउंट बन गई है 9,376। तो इस 9,676 को हमने 22,060 में से लेस किया, तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई, 12,684। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अदर इनकम को हमने यहाँ पे ऐड किया, तो हमारे पास क्या अमाउंट आ गई 1,000 की, तो 13,684, और हमारे पास क्या नेट प्रॉफिट आ गए, नेट इनकम आ गई। ये देख सकते हैं हमने नेट, इसके नीचे क्या है, 2 पैरेलल लगा दी हैं। 2 पैरेलल लाइन लगाने के मतलब अकाउंटिंग में क्या है, यहाँ पे ये ऑपरेशन जो आपके पास हो रहा था ऊपर से नीचे जो था, ये इसकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई, एंड हो गया यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने सॉल्व किया इसकी समझ आ गई आप लोगों को। जी सर समझ आ गया। किसी पॉइंट की कुछ समझ ना आई हो, कोई पॉइंट आपको पता ना चल रहा हो इसमें, तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। बाकी लोग भी बताएं जी, रिस्पॉन्ड करें प्लीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी प्रैक्टिस 6.1 है, इसमें हम देख सकते हैं फिक्स एसेट्स, सॉरी 6.1 की हमारे बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एंटिटी का नेम लिखेंगे, हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने जस्ट एंटिटीज़ नेम लिख दिया है। बैलेंस शीट जो उनसे हम बना रहे हैं स्टेटमेंट, उसके बाद हम क्या लिखने, एज एट मीन इस डेट को बनाई जा रही है, इस रिपोर्टिंग डेट को बना रहे हैं 31 दिसंबर 2009 को हमने बना रहे हैं। तो एसेट्स इस डेट को हमारे पास फिक्स एसेट कितने हैं जी, लैंड है हमारे पास 28,000 की, मशीनरी हमारे पास 12,500 के हैं, फर्नीचर हमारे पास कितने का है 5,600 का।
फिर करंट एसेट्स में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ये इसका हमने टोटल कर लिया, नेट अमाउंट वाले कॉलम में 46,100 की हमारे पास अमाउंट आ गई। तो हम फिर आगे करंट एसेट की तरफ, करंट एसेट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन था 99,060 का एंड डेटर्स गिवन थे 78,010 के। इसका टोटल किया तो हमारे पास 17,770 रुपीज़ आया। तो जब इसका मज़ीद हमने फर्दर टोटल का लिया, नेट टोटल किया तो 63,870 की अमाउंट हमारे पास आई है। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे क्लोज आ गया। उसके बाद ऑनर्स इक्विटी में आ जाइए। ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास क्या आ गया जी, कैपिटल तो 52,154 ये हमारे पास उसके अंदर गिवन है। नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हमारे पास कहाँ से है? नेट प्रॉफिट हमने निकाला है यहाँ से, ये जो आपके पास है, ठीक है। ये जो नेट प्रॉफिट आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इस नेट प्रॉफिट को हमने कहाँ पे लेके जाना है? ऑन बैलेंस शीट के अंदर ऑनर्स इक्विटी के पार्ट के अंदर हमने जाके इसमें ऐड कर देना है। ये तो अगर ये नेट लॉस होता तो हम इसको लेस करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट है तो हमने ऐड किया 13,684। और ड्राइंग्स कितनी है जी हमारे पास? 7,218 की। ये हमारे पास कहाँ गिवन है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इसको हमने यहाँ पे लेस किया है तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई? 58,620 रुपीज़। तो लाइबिलिटीज़ में आ जाए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ गिवन नहीं थी, जस्ट हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स गिवन है, जस्ट हमने वही लिखा 5,250। तो इसका टोटल किया तो हमारे पास 63,870। तो यानी कि दोनों साइड्स आपकी इक्वल आती हैं। जैसे कि हम पढ़ा था, ऑनर्स इज एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। तो बेसिकली उसी फार्मूले के ऊपर ये आपकी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेस करती है। जी स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक आपको हो? Expenses are classified in accordance to their functions. Grouping of balance sheet items is mostly based on the order of permanency. यानी कि जो हमारे पास ग्रुपिंग ये की हुई है ना हमने इसकी बैलेंस शीट की, इस तरह से ये जो आप पढ़ चुके हैं, सॉरी ये जो ये देख सकते हैं आप, ये जो इस तरह बनाई गई है बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट गिवन है, ये परमानेंटली ऐसा ही है, ठीक है। डिफरेंट फंक्शंस के लिहाज से आपके पास एक्सपेंस डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम सेल्स एंड मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो हमारे पास सेल्स प्रमोट कर रहे हैं तो वो आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग में आ जाएंगे। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव में कर रहे हैं तो आपके पास कौन से एक्सपेंस में आ जाएंगे? वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव में आएंगे, इंतज़ामी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। यानी फंक्शंस के लिहाज से हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को चेक करते हैं, देखते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट था आपका, ठीक है जी, यानी कि एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस टू देयर फंक्शन। क्लासीफाई उनको किया जाता है।